दोस्तों यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में अब बस गिने चुने दिन ही बचे और मैं ये जानता हूँ कि आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो कि आपको कैसे भी करके ये प्रीलिम्स फोड़ना है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि साइंस जो अक्सर बच्चों को लगता है कि फैक्चुअल बहुत ज्यादा रहता है या फिर उसमें कंसेप्ट हमें कम देखने मिल रहा है, हम उसको सॉल्व कैसे करें, जो मुश्किल लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है, थोड़ा भी कंसेप्ट आपको पता है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। एलिमिनेशन ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, कुछ शॉर्टकट बताऊंगा और कुछ आपको रिवील करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे प्रारंभ बैच के एमसीक्यू हैं, ठीक है? इसमें कुछ पीवाईक्यूज़ है और कुछ हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन्स हैं, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले तो बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब टैक्सोनॉमी के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सिलेबस बहुत वास्ट है, चैप्टर बहुत बड़ा है, क्या-क्या पढ़ें, क्या-क्या ना पढ़ें। ठीक है, वो मैं बता दूँगा बाद में। सबसे पहले टैक्सोनॉमी की हायरार्की की अगर बात करें, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? और इसमें देखो किंगडम, फाइलम जिसको सब किंगडम भी बोला जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस के फिर बाद में आएगा स्पेशीज। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? इसका भी एक ट्रिक है, टेंशन मत लीजिए, बता दे रहा हूँ। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। एक स्टेटमेंट याद करोगे, आपका एक बड़ा बोझ खाली कि टैक्सोनॉमी का एक मेजर जो हायरार्की है वो आपको याद रहेगा। ठीक है, कीप मतलब किंगडम, पॉट फाइलम, क्लीन क्लास, ऑर्डर और फैमिली फैमिली है ही है, गेट जीनियस, सिक स्पेशीज। सिंपल था, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत लोग के होश उड़ेंगे इसको देख के, क्योंकि वैसा वेग थोड़ा है, ठीक है? अब इसमें आप देखिए कि आप कौन से की टर्म को जानते हो। आप ये देखोगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपने कहीं न कहीं पढ़ा रहेगा। अगर आपने साइंस एक बार भी उठाई है, बायोलॉजी आपने एक बार भी पढ़ा है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप पढ़े रहोगे, ठीक है? अब बाइनोमियल में देखो, आप उसको ब्रेक करो वर्ड को। बाय हमेशा समझो, बायलिंगुअल, बायसेक्सुअल जो भी है। तो ऐसे में क्या होता है, बाय मतलब 2, 2 समझ गया? अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे है 2 पार्ट साइंटिफिक नेमिंग, ठीक है? यहाँ पे जीनस और स्पेशीज भी आएगा। जीनस और स्पेशीज, ठीक है? तो अब ये हो गया कि चलो भाई आपको पता चल गया कि डी का 4 है, ठीक है? अब डी का 4 देखोगे आप यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है? अब इसमें देखोगे ए का 1 है, ठीक है? ए का 1 है तो फिर अब आप एक बार के लिए निश्चित हो गए कि आपके 2 ऑप्शन हो गए, अब आपको 2 ऑप्शन में ध्यान देना है। अब अल्फा टैक्सोनॉमी हम सुनते आते हैं, ठीक है? अगर नहीं सुने हो तो अभी सुन लो। अभी अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह की टैक्सोनॉमी होती है, फटाफट बता देता हूँ। अल्फा टैक्सोनॉमी में ये होता है कि उसके नेमिंग के और उसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उस स्पेशीज को ऐड किया जाता है, ठीक है? एक उसका नाम के और उसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उसको ऐड किया जाता है, तो फिर ये अल्फा टैक्सोनॉमी हो गया। अब बीटा में क्या होता है? बीटा टैक्सोनॉमी में यूं होता है कि ग्रुपिंग ऑफ स्पेशीज होता है, कि सारे स्पेशीज को उसके कैरेक्टरिस्टिक से अकॉर्डिंग गुट में रखा गया है, ग्रुप में, ठीक है? तो फिर वो हो जाएगा आपका बीटा। अब अब आयोग का दिमाग देखो, इधर फाइलोजेनेटिक्स जो है, अब यहाँ पे गैमा, ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, मतलब थोड़ा सा ही वेरिएशन रखता है। वो बहुत, अगर आप एमबीबीएस कर रहे होगे तो भी आपको वो सब पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। अगर देखो गैमा और फाइलोजेनेटिक्स लगभग लगभग सेम है। इसमें क्या होता है कि सोर्स क्या है, स्पेशीज का सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, तो वहां से उसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है? तो फिर आपका बी का हो गया आपका 2, सी का 3, डी का 4, एज इट इज लाइन वाइज था, ठीक है? तो अभी आपने देखा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अब आपको एक पता है, तो फिर आप एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हो। बस आपको गिव अप नहीं करना है, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हर में अपना बेस्ट देगा और जब ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तभी ज्यादा मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी है। जितना रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। बहुत सिंपल है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा है इसमें, ठीक है? लेकिन अब जिसने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है या फिर अभी देखो प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, आप कितना ध्यान रखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फोकल लेंथ देखिए। फोकल लेंथ देखिए, अब फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है? ये आपका हो गया फोकल लेंथ, ठीक। अब इसमें इधर पोल में क्या होता है कि यहाँ से आपकी लाइट छूटती है, यहाँ से आपकी लाइट छूटती है, और यहाँ पे फोकस पे क्या होता है, या तो कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्जेंस होगा। कन्वर्ज में क्या होता है देखो,
कन्वर्ज में होता है कि सारी लाइट एक जगह जाके मिल जाती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंस में क्या होता है कि यहीं से लाइट बिखरना चालू होगी, टूट के बिखर जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब ये फोकल लेंथ का भी मतलब आप समझ लिए। अब प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में ना तो ना तो फोकल लेंथ कन्वर्ज होता है, ना तो डाइवर्ज होता है। ठीक है, मतलब वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, आप बचपन से देखते आ रहे हो उस चीज को। ठीक है, तो फिर इसका एक बनाना बताना है आपको, और इसका आंसर रहेगा इन्फिनिटी। ठीक है, which property of light remains unchanged when passing from one medium to another। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे अगर लाइट जा रही है तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सब पकड़ लिए होगे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले हटाओ, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो दो मीडियम के बीच से ही जाती है। सॉरी, अभी जैसे कि अगर ये एयर वाला मीडियम है और ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास का एक टुकड़ा है। ठीक है, अब यहां से एयर से लाइट पास करता हूं और इधर ग्लास में जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी इसका है यूनिट, उधर से ये डिफ्लेक्ट करेगा, उधर से ये डिफ्लेक्ट करेगा एक एंगल बना के, जो रहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब जहां से लाइट प्रकाशित हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव मतलब जहां पे लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो फिर वो दोनों का एंगल सेम रहेगा। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारा चला गया भाई, क्योंकि हमने इसमें देख लिया इसमें बदलाव हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले हटाओ। और अभी स्पीड, स्पीड अब जब मीडियम में जाते हैं तो फिर अभी देखो जैसे एयर है, आपने लाइट पास किया, फट से चला गया। अभी जैसे पानी है, आप जब उसमें पानी में लाइट मारोगे तो फिर वो धीरे धीरे जाएगा, क्यों? मीडियम का चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो फिर स्पीड में भी हमें चेंज देखने मिलता है। ठीक है, अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऑसिलेशन पर सेकंड। अब ऑसिलेशन क्या होता है मतलब समझिए, मैं यहाँ पे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने और कोई जादू टोना नहीं करने हो कि आपको जड़ी बूटी दे दूंगा तो फिर आप एकदम पढ़ के तैयार हो जाओगे, वैसे नहीं होता। अब वेवलेंथ में क्या हो रहा है देखो, वेवलेंथ में ऐसा है कि एक ये यहाँ से यहाँ तक आया और ये यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, तो ये क्या है? वेवलेंथ है, इतना आपका वेवलेंथ है। अगर मैं ऑसिलेशन की बात करूं, ऑसिलेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन में क्या होता है कि अभी जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो एक ऊपर का और एक नीचे का, ठीक है, इतना एक लूप ऐसे कंसंट्रेट करता है, तो फिर ये आपका होता है ऑसिलेशन। और ये एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन बना रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अभी बात यह है कि वेवलेंथ में आपको डिफरेंस देखने मिल सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जैसे कि हमने ऊपर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ देखा, अब उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑकर बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ, अभी हमने वेवलेंथ की बात की, लेकिन इसमें वेवलेंथ दूसरा है, क्योंकि वेवलेंथ वेव के बेसिस पे है। ठीक है, वेव के बेसिस पे, और यहाँ जो हमारा वेवलेंथ है ये हमारा ऑप्टिक्स के बेसिस पर। ठीक है, और जब भी असर्शन और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन और कारण का, तो फिर इसमें बीच में आपको बिकॉज लगा देना है। बिकॉज लगा दोगे तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा 90%। ठीक है, डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन मतलब क्या समझ रहे हो आप? सब जानते हो कि एक प्रिज्म होता है, और प्रिज्म में कैसे एक लाइट पास होती है, एक लाइट पास होती है तो फिर अलग अलग कलर छोड़ते हैं ये, कैसे? विबग्योर। ठीक है, सब जानते हो ये विबग्योर 7 रंग होते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा मुड़ने वाला कौन सा होता है दोस्तों? वॉयलेट होता है। और सबसे कम मुड़ने वाला रेड होता है। और रेड की वेवलेंथ हमेशा ज्यादा रहेगी और वॉयलेट की कम रहेगी। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो अभी डिस्पर्शन ऑकर बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ रिफ्रैक्ट डिफरेंटली। ठीक है, हमने देखा कि एंगल जो है, एंगल में बदलाव आ रहा है, इसीलिए वेवलेंथ में भी बदलाव आ रहा है। तो फिर पहला तो चलो सही है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, यही मैंने अभी बताया आपको इसी के एग्जांपल से। तो रीजन भी आपका सही है, तो फिर इसका हो जाएगा ए, बोथ एंड आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट सिस्टम इज नॉट बेस्ड प्योरली ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। अभी आपको पूरा पूरा इसका कंसेप्ट नहीं भी पता, बस फुल फॉर्म ही पता है आपको, तब भी ये आप क्लियर कर सकते हो। कैसे?
अब एसआई सिस्टम में आपने देखा है LMT, ये हमेशा से डायमेंशन चलता आ रहा है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, लेंथ, मास, टेम्परेचर। सीजीएस का आप जानते हो, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और इसका फुट, पाउंड, सेकंड। अब ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में आपको पता ही नहीं है क्या, ठीक है। आप ग्रेविटी भी अगर सोच रहे हो तो फिर आप क्या लगाओगे, इस पे फोर्स लगाओगे और क्या लगाओगे, और कुछ पता है? नहीं पता है आपको। तो अभी इसमें क्या पूछा है कि नॉट बेस्ड प्योरली ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। प्योरली, प्योरली का मतलब ये नहीं है कि इसमें LMT नहीं आएगा, इसमें LMT आ भी सकता है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, प्योरली मतलब सिर्फ और सिर्फ LMT, मतलब लेंथ, मास और टाइम, बस यही चीज रहेगी, ठीक है। अब लेंथ में देखिए इधर L साफ साफ दिया है, सेंटीमीटर और फुट, ये तीनों लेंथ के यूनिट है। उसी तरह MGP मतलब कि मास, ग्राम और पाउंड, ये तीनों मास की यूनिट है। और फिर देखिए तो टाइम, सेकंड, सेकंड, ये तीनों टाइम की यूनिट है। तो ये तीन प्योरली है, क्योंकि अब इसके अलावा इसके आगे कोई भी डायमेंशन या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐड नहीं किया गया, मेजरमेंट सिस्टम नहीं है। अब ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में यहाँ पे एक फोर्स का एलिमेंट आता है, ग्रेविटेशनल है, फोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। कोशिश करो सॉल्व करने की, खुद को एकदम स्कॉलर मत समझ के जाओ, मुझे आएगा मैं तभी मार्क करूंगा। दांव पेच पहलवान को भी लगाने पड़ते हैं जीतने के लिए, ठीक है। तो ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम में फोर्स का एलिमेंट आ ही जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी है, फोर्स बनती है। तो फिर यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्स का एलिमेंट ऐड हो रहा है, और एलिमिनेशन से भी आप उस चीज को मार्क कर सकते थे। अब ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया है। टोटल 7 मेजर ऐसे यूनिट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं अपने शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो प्रारंभ बैच में, उनको तो आराम से ही मिल जाएगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इज वन, अब फिजिकल क्वांटिटी की बात करी जा रही है, दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली ओनली इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लाइक किलोग्राम, मास, सेकंड, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी रहती है वो किलोग्राम, मास और सेकंड, सिर्फ इसी में ही तोला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये लगेगा कि हाँ भाई फिजिकल क्वांटिटी ये है तो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इसमें यहाँ पे ओनली टर्म आ गया ना, तो फिर ये रॉन्ग भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक होता है डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं, एग्जांपल एक लेते हैं हम वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ में आ रहा है, तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, मीटर, और एस मतलब टाइम मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका वेलोसिटी का यूनिट है। अब ये भी तो फिजिकल है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब डिराइव क्वांटिटी है, तो फिर ये मीटर पर सेकंड इससे भी तो बन के आ रहा है डिराइव यूनिट से, ठीक है। तो फिर ये आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्योंकि वो चीज मैंने बताया 7 यूनिट है, वो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं भेज दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। बस कमेंट में याद मेरे को रिमाइंड करा देना। अब देखिए फिर दूसरा से आ गया कि इंस्ट्रूमेंट और यूज, ठीक है। अब ये फैक्ट है, लेकिन फिर भी आप इसको कैसे याद करते हो? अब देखो इसमें आप जो डे टू डे लाइफ में देखो या फिर कहीं ना कहीं पढ़े, वो आपको लिंक करना है। सबसे पहले देखो इसमें हमारा भाई आ गया सीस्मोग्राफ, हमें बचाने के लिए। सीस्मोग्राफ हमेशा, अभी जगह जगह अर्थक्वेक आ रही है, आपको पता है, ज्योग्राफी भी आपने पढ़ रखा है, फिजिकल ज्योग्राफी कहीं ना कहीं। तो सीज्मो मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अब देख लो ये कहाँ पे, बी मतलब 4 मतलब रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स। सी है आपका लैक्टोमीटर। अब लैक्टो हर जगह हम सुनते आ रहे हैं कि लैक्टो इनटॉलरेंट थोड़े जेंसी हैं, कहीं से भी कोई भी एग्जांपल ले लो, आपका एग्जाम क्लियर होने बनता है, ठीक है, वहां पे कोई रीजन नहीं पूछ रहा आपसे। तो फिर लैक्टोमीटर का क्या हो जाएगा आपका? प्योरिटी ऑफ मिल्क, कितनी शुद्धता है दूध की, वो देखा जाएगा। अब ये देखो, बी का हमने देखा 4, सी का देखा हमने 3, सी का 3, बी का 4, ठीक है। तो फिर वो देखा जाएगा, तो सी का 3, बी का 4 ये रहा, ठीक है। अब उस हिसाब से एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर आपका रहता है विंड स्पीड मेजर करने वाला, ठीक है। और मैनोमीटर जो है ये आपका गैस मेजर करेगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है बी, ठीक है। मैं आपको देखो ये सब मैं मुझे पढ़ा है, मैं आपको डायरेक्टली रटा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, ताकि एंड मोमेंट पे वो कॉन्फिडेंस आपका बना रहे, ठीक है। कि अगर समय भी बच रहा है तो फिर ऐसा है कि चलो भाई ट्राई मार के देखते, क्या पता एक सही ही निकल जाए, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट और उसके साइंटिस्ट, अब इसको आप कैसे एलिमिनेट करते हो? अब सबसे पहले तो देखो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर और नाम पढ़ो, देखो नाम में आ गया फ़ारेनहाइट, थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट, थर्मोमीटर। अब इससे रिलेटेड देखो तो सेल्सियस है,
ठीक है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है, केल्विन है, तो फिर ये सब है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि बी का जो है 4 रहेगा, ठीक है। अब बी का 4 मैंने यहाँ मार्क कर लिया। अब मैं और क्या अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं कि गैलीलियो गैलीली नाम के एक भाई साहब थे, जिन्होंने टेलीस्कोप का जो है अपना उपकरण किया था। ठीक है, टेलीस्कोप, गैलीलियो गैलीली। तो सी का हो जाएगा 1। अब सी का 1 भी हमने पा लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बैरोमीटर की जब बात आती है, बैरोमीटर की, तो फिर बैरोमीटर हमारे टॉरिसेलिन है। क्योंकि टॉरिसेली देखना, जो बच्चे फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़े होंगे, ये अक्सर बैरोमीटर ना प्रेशर के कंसेप्ट में आता है, टॉरिसेली। मतलब इसका लॉ भी है शायद एक। तो फिर डी का यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा। और इसी तरह हमारा माइक्रोस्कोप हमारे यानसेन भाई ने खोला था, ज़ेचरिस यानसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मैंने क्या बहुत ज्यादा पढ़ा, क्या बहुत कम पढ़ा? नहीं, मैं अपने बेसिक कंसेप्ट से या फिर मेरा जितना बुद्धि चल रहा है उस हिसाब से मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, अब साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन। बचपन से हर एक बच्चा जिसको साइंस में तकलीफ हो, न्यूटन को 4 गाली मारते ही आया है। ठीक है, अब वहीं पे देखो आइजैक न्यूटन आ गए, सीधा सीधा सारे बच्चे आंख बंद करके मारो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही भाई ने दिया है। ठीक है, अब इन मेजरमेंट ऑफ जी जो है ग्रेविटेशन, कंफ्यूज होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब आइजैक न्यूटन ने दे दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का थियरी दिया था, ये भी हर बच्चा जानता है। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने रिलेटिविटी का टाइम मशीन, जो बच्चे बचपन से बोलते चले आ रहे, तो वो दिया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब हेनरी कैवेंडिश नाम के बंदे ने, इन्होंने ग्रेविटी का मेजरमेंट दिया था। ठीक है, मेजरमेंट का ग्रेविटी दिया था। और गैलीलियो गैलीली सिर्फ टेलीस्कोप तक नहीं रुके थे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिए थे। अभी ये दोनों में क्या फर्क है देखो, एक्सेलरेशन ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट रहता है। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट क्या आएगा यहाँ पे, 6.67 इंटू 10⁻11। याद रखिए इसको। फिर न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, मतलब ऐसा ही यूनिट है इसका, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ऐसा ठीक, वो मैं बता दूंगा। अभी अगला क्वेश्चन उसी पे है। हाँ, ये देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम ऊपर पढ़ के आए। अब इसमें देखो, इसमें आपको यूनिट नहीं याद है, कोई बात नहीं। एक फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो मास है, ये अलग अलग बॉडी के, ठीक है। अगर जैसे ग्रेविटी, जैसे अर्थ बोलते हैं ना, सन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके वजह से वो घूमते चला आ रहा है। तो फिर एक मास ऑफ अर्थ है और एक मास ऑफ सन है। आर होता है आपका डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, और जी होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो नंबर मैंने ऊपर बताया आपको वही एज इट इज है। अब ये बोला गया कि फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन सिमिलर टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जी को आप यहीं रहने दो, ठीक है, जी को आप यहीं रहने दिए। क्या कर दिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब ये आपका आर स्क्वायर कर दिए। और ये एम, एम को मास जो है, सिमिलर क्वांटिटी बोला है ना इसने, सिमिलर, तो फिर यहाँ पे कर दीजिए आप मास स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यही आ गया आपका जी। सिंपल है दोस्त, एक ही तो फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, अब वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट। अभी ये तो मैं अपने रिवीजन, जो शाम को लाइव रिवीजन होता है, उसमें काफी बार बच्चों को पूछा हूँ और काफी बार उन्होंने बताया भी। अब इसका होता है, सबको पता है कि पोल, लेकिन क्यों पता है, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, कंसेप्ट क्लियर करो। क्या पता कल स्टेटमेंट बेस आ जाए तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो फिर अब क्या होता है, अर्थ है ये, अर्थ, ये मान लीजिए इधर पोल है और ये आपका इक्वेटर है। तो ये कैसा बल्ज है और यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट है। तो इसी के कारण जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे ज्यादा लगता है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कम लगता है। ठीक है, तो फिर ये इसका आंसर हो जाएगा पोल। और एक बात, इक्वेटर का यहाँ पे क्या रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूं मैं। और पोल पे क्या हो जाएगा आपका, 10 मीटर पर सेकंड के लगभग रहता है। क्लियर है, ठीक है। थ्री चेम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा परखना पड़ता है। ठीक है, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन, पीसीस। ठीक है, अब एम्फीबियन में जो रहता है ये 3 चैम्बर्ड रहते हैं, जिसमें से एक आपका रहता है वेंट्रिकल, एक होता है वेंट्रिकल और दो होता है आपका आर्टरी। ठीक है, दो आर्टरी होता है और इन्हीं की वजह से रेस्पिरेशन साइकिल बहुत अच्छे तरीके से चलती है एम्फीबियंस में। ठीक है, तो ये रहा हमारा साइंस का सेशन। ठीक है, होपफुली आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर
आपको अच्छा लगा है या फिर आप प्रारंभ बैच से जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए फ्लोट हो रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है? तो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है? जय हिंद दोस्तों।